नमस्कार। आज हमारे साथ लोक स्मृति, साहित्य और इतिहास पर चर्चा करने के लिए हैं प्रोफेसर बद्री नारायण। आप जीबी पंत सामाजिक संस्थान, सामाजिक अध्ययन संस्थान झूंसी इलाहाबाद के डायरेक्टर हैं और लंबे समय से लोक स्मृति और 1857 की जो लोक स्मृतियां हैं उसके बारे में आप काम करते रहे हैं। तो हम पहला सवाल यहीं से शुरू कर रहे हैं कि 1857 की जो लोक स्मृतियां हैं, या पहले बात करते हैं लोक स्मृति की कि है क्या ये, और क्या इसको हम लोगों को जो लिखित इतिहास है उसका पूरक मानना चाहिए या लिखित इतिहास का प्रतिवाद समझना चाहिए? कैसे हम लोक स्मृतियों को देखें? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो मैं आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया और एक संवाद हम लोग कर रहे हैं इस विषय पर। देखिए, एक तो है पूरक और एक प्रतिवाद। इस बीच की एक स्थिति ये है कि एक वैकल्पिक। तो ये जो ओरल सोर्सेस से जो इतिहास निकल रहा है, लोक स्मृतियों से जो इतिहास निकल रहा है, वो एक तरह से वैकल्पिक इतिहास भी हो सकता है। इसको पूरक बनाना मुझे लगता है कि सबऑर्डिनेट बना देना है। तो एक तरह से इस सोर्स का अपमान होगा, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि रिटन में जो जो आर्काइव है वो जो कह रहा है वही सही है, वो जो नहीं कह पा रहा है वो ये कह दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उससे ही एकदम अलग बात कहे, जो प्रतिवाद में ना हो सकता है विकल्प में हो, या प्रतिवाद में भी, प्रतिवाद में तो होता नहीं है लेकिन कई बार प्रतिवाद भी दिखाई पड़ सकता है आपको। लेकिन ये एक वैकल्पिक हिस्ट्री है, जो जो एक अदर पास्ट, ये पास्ट जो अभी तक जो जो जनता के बीच जो अतीत जीवित है, क्योंकि उसके बीच उसका एक अपना आर्काइव है, पीपुल मेमोरी का अपना एक आर्काइव है। वो आर्काइव जो हमारा रिटेन आर्काइव से अलग तरह से बनता है, अलग ढंग से काम करता है। तो इसको एक ऑटोनोमस सोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरा जो विवाद रहा है हमारे सबाल्टर्न दोस्तों से वो यही रहा है, क्योंकि वो इसको एक पूरक मानते हैं कि हमने रिटन सोर्सेस देख लिया, आर्काइव देख ली, अब इसको भी थोड़ा जोड़ लो, तो छौंक लगा दो तो इससे थोड़ी कहानी अच्छी बन जाएगी। हमारा कहना है छौंक नहीं है, ये अपने आप में एक स्वायत्त ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसकी इसकी ऑटोनॉमी में ही पढ़ा जाना चाहिए। तब तो लेकिन जैसे लोक स्मृतियां हैं तो ये स्मृतियां तो बहुत तरह की होंगी। उनमें कौन सी स्मृतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी जनरेशन तक पहुंचती रहती हैं, और कौन सी हैं जो छट जाती हैं? तो उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा हो सकता है जो इनकंसिस्टेंट हो, बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि जो नए ढंग से किसी समाज ने अपनी आकांक्षाओं के चलते पुनराविष्कृत किया हो। तो इसको एक जब लोक स्मृतियों के जरिए इतिहास लिखने की कोशिश है तो उस इतिहासकार की क्या मुश्किलें हैं? इसको कैसे देखें वो? लोक स्मृतियों का एक तरीका ये है कि उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो कंटिन्यू करता रहता है हमेशा। फॉर्म भी उसका और एक ही फॉर्म होगा, उसमें वो बात आएगी, उस बात का उस फॉर्म में नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। कई बार उसको रिप्लिकेट करके एक नया टेक्स्ट भी बन जाता है, उसमें एडिशंस हो जाते हैं, डिलीशंस हो जाते हैं समय बदलने के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, जैसे समय, जैसे, लेकिन उनका अपना ईडियम है समझने का। जैसे टाइम, तो उसमें 1940 में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ, ये नहीं मिलेगा। उसमें ये होगा कि अकाल का साल रहा, तो अब अकाल का साल कौन सा था, और वो समय ऐसा हुआ रहा, मतलब वो एक खास किस्म का, वो नेचर से, जो बड़ी इवेंट है नेचर की, उससे अपने हिस्ट्री के सेंस को रखते हैं। उनका हिस्ट्री का सेंस वैसा नहीं है जैसा कि कॉलोनियल, जो हमारा वेस्टर्न मॉडर्न हिस्ट्री का सेंस है, जो डेट्स एंड ईयर्स में चलता है। उनका जो उनका जो स्पैन है टाइम का, वो लंबा होता है। तो अब अकाल का साल 66 में अकाल पड़ा था, तो उस समय या मान लीजिए कहीं का हाईवे बन रहा है, हाईवे टूट गया, तो अब वो हाईवे जो टूटा वो वहाँ के लिए एक बड़ा इवेंट होगा। वो वहाँ के लोग, उस गांव की लोक स्मृति में जो एक बड़ी घटना हुई रही होगी, या गदर का साल था, या मान लीजिए जो जिस समय, तो उन बड़ी घटनाओं से वो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो कंटिन्यू रहती हैं, कुछ चीज़ें जुड़ती हैं और घटती हैं।
जो जुड़ती और घटती हैं वो समय के साथ, समय की अपनी ज़रूरतों के साथ, कम्युनिटी के अपने पॉलिटिक्स जो इमर्ज करती है, कम्युनिटी का आइडेंटिटी में चेंज होता है, उसके जो एस्पिरेशन में परिवर्तन होता है, उस आधार पे वो समय को अपने ढंग से रीइंटरप्रेट करके एक नया टेक्स्ट भी इवॉल्व करते हैं। तो एक तो इस तरह का है। दूसरा है कि कई बार जो फौरी यानी इमीडिएसी का भी लोक स्मृति होती है। तो जो इमीडिएसी का लोक स्मृति होती है, जैसे मान लीजिए उनकी सफदर हाशमी की हत्या हुई, तो अब मान लीजिए उस पर, या मान लीजिए कोई इमरजेंसी के समय जो वो क्या था, जो परिवार नियोजन वाला था, तो हाँ नसबंदी था, या जो सरकारी योजनाओं के प्रचार के जो लोकगीत गाए जाते हैं, तो या पॉलिटिकल मूवमेंट वाले अपने लोकगीत गाते हैं कि भाई ये वो, तो उनका उम्र कम होता है, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो जनता के अपनी जो कहते हैं ना, जो लाइफ यूनिवर्स का हिस्सा होता है, जो स्मृति, वही स्मृति चलती है, वही लंबे समय तक जीती है। तो अब अगर इस लोक स्मृति को हम 1857 का आपका जो अध्ययन है उसके संदर्भ में देखें, तो जो लिखित इतिहास 1857 का है उसमें एक तरह से बहुत महत्व दिया गया 1857 को भारत के इतिहास में, और कहाँ से कौन देख रहा था उसके आधार पे वो किसी के लिए गदर था, किसी के लिए म्यूटिनी था, किसी के लिए स्वाधीनता संग्राम था, किसी के लिए वो वर्दीधारी किसानों का विद्रोह था। तो अलग अलग ये जो पैराडाइम है लोगों को 1857 को देखने का, तो लोक स्मृति भी 1857 को इतना महत्व दे रही है। अगर उसके गीत जीवित हैं, उसके नायक जीवित हैं, तो इसमें जो भारतीय राष्ट्र बन रहा है इस लोक स्मृति और लिखित इतिहास दोनों के जरिए, उसमें 1857 की भूमिका को आप देखते कैसे हैं कि कैसी घटना है वो जो लोक को और जो गैजेट्स के जरिए लिखा गया इतिहास है, इन दोनों को जोड़ रही है? देखिए, एक तो जो हमारा लोकमानस है वो शब्दावलियों पे नहीं चलती। जैसे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि गदर था कि क्या था, उसके लिए है कि भाई अंग्रेजन से लड़ाई, अपनी यहाँ की जो भाषा है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, उसी में वो उसको डिफाइन करते हैं। बड़ा, उसमें बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन लड़ाई, चाहे दंगा, चाहे गदर, चाहे, तो इस तरह की शब्दावलियाँ आपको दिखाई पड़ सकती हैं। वो जब वो नैरेट करेगा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो नायक 1857 के उभरे, वो कोई जरूरी नहीं वो 1857 के ही कॉन्टेक्स्ट में रह गए, वो नायक सर्वकालिक हो गए उनके लिए। यानी वो उसको 1857 से कहानी का हिस्सा बनेगा जैसे, लेकिन वो बड़े समय का नायक हैं, वो लंबे समय के नायक हैं। जैसे मान लीजिए झलकारी बाई, तो अब झलकारी बाई का मतलब सिर्फ 1857 नहीं है। अब झलकारी बाई एक तरह से दलित चेतना, प्रतिरोध की प्रतीक हो गई हैं। वो उस समय से भी जीवित थी और आज भी जीवित है उनके लिए, क्योंकि उससे ही वो अपने को इंस्पिरेशंस डिराइव करते हैं। तो टाइम हमारे लोक मानस को बांधे नहीं रहता, जो रिटेन हिस्ट्री है वो बांधे रहती है कि 1857 में हुआ था, तो 1857 के ही फ्रेम में उसको देखती रहेगी। वो उसको रिन्यू करती जाती है, इसको कहते हैं ना पुनर्नवा करती जाती है। और पुनर्नवा करने में जो वो है नैरेटिव रीइन्वेंट होते हैं। तो एक तो ये है कि जो नामों से राष्ट्र बनने की प्रक्रिया मोस्टली जो लोक में है, वो अपने ही नामकरण के जो ढंग हैं उससे बनती है। दूसरा जो उसकी पूरी कहानी है, वो कहानी नायकों के माध्यम से जीवित रहती है। मतलब उसमें अंग्रेज बाद में आएंगे कहानी में, पहले वो नायक आएगा, क्योंकि वो नायक उनका हीरो हो चुका है। हीरो सर्वकालिक होता है, हो सकता है समय बदलने के बाद वो हीरो तिरोहित हो जाए। ये भी हो सकता है कि दलित मूवमेंट डिक्लाइन करे, जैसा होना शुरू हो गया है, राइज ऑफ हिंदुत्व मूवमेंट आ जाए, तो ये नायक की कहानी तो बदल ही जाएगी। ये हो सकता है नए नायक आ जाएं और ये नायक डिस्प्लेस्ड हो जाएं, जैसे सुहलदेव हो सकता है कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए और हमारे जो बिजली पासी कम महत्वपूर्ण हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये चेंजेज होते रहते हैं। तो 1857 उनके लिए एक कथा है,
वो इतिहास जैसे हमारे हिस्टोरियन चाहते हैं कि वैसा इतिहास हो जाए, वो नहीं है। जनता अपने लिए उसे एक कथा के रूप में देखती है, यानी जो उसकी अपनी जीवन की लड़ाई है उस लड़ाई के रूप में देखती है, जीवन संघर्ष के रूप में देखती है, और उसका नायक उसके लिए लोकेशन फिक्स नायक नहीं रहता, हिस्टोरिकल लोकेशन में फिक्स नायक नहीं रहता, वो सर्वकालिक नायक हो जाता है, वो समकालीन हो जाता है, यानी अतीत वर्तमान को बनाता है और उस वर्तमान से एक भविष्य भी निकलता है। वो भविष्य का वही जो आपका सवाल है कि वो कैसा राष्ट्र, तो वो राष्ट्र है जिसमें सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 1857 की लड़ाई का जो था कि भाई जो भी जो जो आखिर वो लड़ाई हुई ही क्यों थी, क्योंकि अंग्रेज दमन कर रहे थे, दमन के खिलाफ, दमन से मुक्ति। तो दमन से, ऐसा राष्ट्र जिसमें दमन ना हो, ऐसा राष्ट्र जिसमें सबको को जो हिस्सेदारी हो, यानी जो तीसरा जो राजा, यानी उसमें एक जो पक्ष है क्योंकि सामंतों ने लीड किया था, तो एक पक्ष है कि भाई सामंत अगर 1857 एक मॉडल होगा तो सामंतों का शासन रहेगा, तो फिर गरीब तो बेदखल रहेंगे। लेकिन सामंत के शासन का मतलब उस समय वो नहीं था जो आज है, यानी जैसे हम दिखाते हैं। ठीक है कि सामंत के पास लैंड था, गरीबों के पास लैंड नहीं था, लेकिन फ्यूडल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग था लोगों के। अच्छा, मान लीजिए वो मॉडल से अंग्रेज नहीं आते, हमारे ही देश का शासन होता, तो उस समय तात्या टोपे जैसा भी लीडर था जो एक रेनेसेंस का लीडर था। 1857 के भीतर जो रेनेसेंस के भाव थे उसको तात्या टोपे रिप्रेजेंट करता था, उसको कुंवर सिंह रिप्रेजेंट करते थे। आप देखिए, कुंवर सिंह सामंत थे, लेकिन कुंवर सिंह बहुत एक तरह से जो कहते हैं ना सोशल विजनरी व्यक्तित्व थे। उसको जो हमारा माता दीन भंगी रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि माता दीन भंगी कह रहा है कि भाई आप बड़ा ब्राह्मण बन के घूम रहे हो, देखो तुम्हें तो गाय का वो करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब उसको उस ब्राह्मणिज्म से शिकायत थी। तो हो सकता था 1857 के मॉडल में जो माता दीन भंगी का वर्षन है वो हो सकता था आगे का भविष्य तय करता। जो 1857 के बाद जो राष्ट्र बनता, अगर यही लोग विजयी होते तो हो सकता था मंगल पांडे की जगह माता दीन भंगी उस पूरे नैरेटिव को लीड करता। नैरेटिव मतलब पॉलिटिकल नैरेटिव बनाता, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब वो जो क्रॉस रोड है, एक्चुअली 1857 जो है एक क्रॉस रोड है जिससे आप कहीं भी, चौराहा है जिससे आप कहीं भी जा सकते थे, लेकिन किधर जाएंगे ये, चूंकि वो लड़ाई पूरी ही नहीं हुई, वो इनकम्प्लीट स्ट्रगल रहा, तो ये तय ही नहीं हो पाया कि इसके बाद राष्ट्र बनेगा कैसे। अच्छा, वो मुस्लिम हिंदू का तो जॉइंट स्ट्रगल था ही एक तरह से, वो उसमें जो सेकुलर एलिमेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हालांकि उसमें ये भी था कि इस पहलू पे थोड़ा और आप इलैबोरेट करिए। नहीं, सेकुलर एलिमेंट वाला, हाँ, सेकुलर एलिमेंट ये था कि मुस्लिम शासक लड़ने वाले हिंदू के साथ, हिंदू शासक उसके साथ मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर का देखा ही है आपने कि वो लीड एक तरह से सिंबल थे वो 1857 की लड़ाई के। हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ के नवाब थे वो सिंबल्स थे, कुंवर सिंह सिंबल थे। तो लड़ने वाले और लीड करने वाले में कोई धर्म का इशू नहीं था। पूरा देश उस समय इस सवाल पर इकट्ठा था कि अंग्रेजों से मुक्ति होनी चाहिए। और ये सिर्फ फ्यूडल स्ट्रगल नहीं था, ये मास स्ट्रगल था। यानी उसमें अगर आप कहेंगे कैसे मास स्ट्रगल था, जैसे एक बड़ा विवाद आता है कि दलित कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दलितों में तो वो चेतना ही नहीं थी, तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। दलित ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि जो बंगाल आर्मी की जो निचले तलों में काम करने वाले लोग थे, खानसामा, साइस, जो वाटर कैरियर करने वाले, ये सारे दलित लोग थे, और वो सब उस स्ट्रगल में शामिल हुए क्योंकि बंगाल आर्मी ही रिवोल्ट को लीड करने लगी। बंगाल आर्मी ख़त्म कर दिया गया तो उसके सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वो सारे लोग वैरियर हो गए। और ये 1857 में ही ख़त्म नहीं हुआ, 15 साल तक बाद में चलता रहा, और कई जगह पर इस लोकल रिवोल्ट होते रहे लोग उसमें। और अंग्रेज़ों ने अपने गवर्नर जनरल्स ने, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने उसमें लिखा
आरा, फिर छपरा में चल रहा है, कहीं मुंगेर में चल रहा है, तो वो लगातार कंटिन्यू रहा। इवन जब ये हमारा माइग्रेशन हो रहा था, इंडेंशन माइग्रेशन, तो वहाँ पर पोर्ट पे जो नियुक्तियाँ होती थी, जो उसमें अंग्रेज ऑफिसर्स बाकायदा ऑर्डर नोटिस भेजते थे कि इसमें 1800 बंगाल आर्मी के किसी को नौकरी मत देना, जो पहले बंगाल आर्मी के थे। कोई भी 1857 के मूवमेंट से जुड़ा हुआ हो उसको नौकरी मत देना। तो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के नौकरी, क्योंकि उनको वो तो बेकार हो गए थे, उनके पास कुछ था नहीं, खाएं कैसे? तो या तो लूटपाट करें, लूटपाट मतलब अंग्रेजों के वो लूटें, और वो सब तो करते ही थे, लेकिन आगे ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं क्योंकि स्टेट तो पावरफुल थी। तो दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हियर, एंड वो उसके लिए दे ट्राई टू बिकम इंडेंचर्ड लेबरर्स। तो वो कैसे, हम नीदरलैंड में एक फील्ड वर्क कर रहे थे, तो वहाँ एक महिला मिली, उसने बोला हमारे बाबा सिपाही थे, भारत से आए थे, तो सिपाही थे, पांडे, वो कोई पांडे ही थे। तो हमने कहा सिपाही का मतलब, कहा वो बड़े लंबे चौड़े थे और ये थे, और वो सिपाही थे, बाद में उनकी नौकरी चली गई थी, अंग्रेज सब हटा तो वो 1857 के रिवोल्ट से वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के वहाँ चले गए, फिर वहाँ तो ऐसा भी हुआ। तो दलितों का पार्टिसिपेशन इस रूप में पहले शुरू हुआ, फिर बाद में उनके अन्य जो, चूँकि अब मान लीजिए गांव का एक जमींदार शामिल हो रहा है उसमें, तो फिर गांव का सब लोग शामिल होते थे उसमें, क्योंकि गांव उसमें जो रिश्ते थे वो जजमानी से जुड़े हुए थे, जजमानी सिस्टम में। और जजमानी सिस्टम में रिश्ते सामाजिक रिश्ते बहुत स्ट्रांग थे, रूलर और रूल्ड में, यानी हायर एंड लोअर में वो उनको केयर करते थे। एक जो पैटर्नलिस्टिक फ्यूडलिस्टिक केयर था, जिसकी बड़ी भूमिका होती थी, तो वो उनको फेस्टिवल्स में खाना, चावल भेजना, जजमान का जो हिस्सा था वो तो मिलता ही था उसको, लेकिन विशेष रूप से भी वो उनको सपोर्ट करते थे। तो एक बड़ा गहरा रिश्ता होता था। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो उनके साथ झलकारी बाई का, तो बहुत ही क्लोज रिश्ते थे दोनों के। तो अगर उसको आप सच माने, तो अगर आप सिंबल माने, मिथ माने, तब तो एक अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन मिथ भी माने तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है उस समय का। हालांकि हम लोग उस गांव में भी गए जो झलकारी बाई का गांव था, तो अभी भी उसका गांव है, इसका मतलब वो कैरेक्टर थी, और कैरेक्टर थी तो उसका कोई रोल रहा होगा। तो रोल अब अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं दलित, उसको थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बताते हैं कि भाई, दलित बताते हैं कि वो तो झांसी की रानी कुछ नहीं थी, उसको तो कुछ समझदारी ही नहीं थी, सब झलकारी बाई उनको बताती थी ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये आदमी का जो आइडेंटिटी नैरेटिव है, ये उसकी खूबी है कि वो दूसरे को नीचे करता है, अपने को ऊपर करता है। तो ये लोक स्मृतियों के जरिए इतिहास जो लिखने निकलते हैं, हाँ, तो उनके लिए भी एक चुनौती होती है ना, कि इसको हाँ, आप फिल्टर कैसे करते हैं, हाँ, इसमें से बिल्कुल, कितना आप बिल्कुल, बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो इतने नायक हैं इस तरह के समाजों के, हम्म, नायक नायिकाएं जो चुने गए, हम्म, वो आप देखिए आपके ही काम में है कि उसमें कहीं कोई पीर है, तो कोई किसी दूसरे रूप में, देवता के रूप में पूजा जा रहा है। तो हम्म, ये ज़रूरी नहीं कि 1857 के साथ उसका जुड़ाव लोगों के लिए एक हम्म, महत्वपूर्ण बात हो। धीरे-धीरे करके वो एक बड़े पूजनीय किस्म के हाँ, हाँ, आदरणीय हो गए, डीटी और हो गया, हाँ, देवता के हाँ, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, समाज में हमारे आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझिए, बहुत सारी लोक कथाएँ ऐसे दलित डीटीज़ की हैं, जो गाँव के जो सीमा पर उनका वो चौरा बना हुआ है, लोग उनको पूजते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, वो 1857 के वॉरियर रहे हैं। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़, तो उसमें पता चला कि ये 1857 के कोई देवता है, तो ये उसकी ओरिजिन क्या है, तो कहा वो उस समय लड़ाई में शामिल थे, मार दिए गए थे। तो उनका इलाहाबाद के पास ही एक गांव है साहबपुर, जहाँ पर ठाकुर का थान है। ठाकुर को, उस गांव के लोग अगर वो फसल रोपने जाते हैं तो पहले फसल उनको चढ़ाते हैं, मछली डालते हैं तालाब में तो पहले मछली उनको चढ़ाते हैं। तो वो पूरा 1857 के वो लीडर के वहाँ पर संघर्ष को उन्होंने लीड किया था। और जितने भी ये मवालीज थे, मवालीज जिन्होंने अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया था इलाहाबाद में, उन सबको उन्होंने शेल्टर दिया था अपने यहाँ। तो अंग्रेज़ों ने उन पर अटैक किया और उनका गला काट लिया। तो गांव में वो नैरेटिव है कि वो इतना बड़ा गला, सर था उनका, और तो वो चौरा वैसा बनाया हुआ है। तो जनता अपने ढंग से अपने संघर्षों को याद करती है, उसके साथ रिलेट करती है, उसको नया अर्थ देती है।
जी, जी। बात करना बहुत अच्छा रहा। जी, बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा और और थैंक यू सो आप मच। सब लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।